नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में विज्ञान के पाठ 3 धातु एवं अधातु से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, इससे पहले हमने कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए थे, लेकिन आज की इस क्लास के अंदर जो कि हमारी इस पाठ की अंतिम क्लास होने वाली है, इसके अंदर हम दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर देंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, वैसे तो हम जिस तरह की यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं मोस्टली आपको हर वीडियो में करा चुकी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यदि कोई क्वेश्चन यदि आपका 5 अंक का आ जाता है या 4 अंक में आ जाता है तो किस तरह आप उसका उत्तर दोगे। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं कि घुलनशील धातु ऑक्साइड को जल में घोलने से, देखिए ये कह रहा है कि घुलनशील धातु ऑक्साइड को जल में घोलने से क्या होता है। देखिए, कोई भी धातु ऑक्साइड जो होता है वो हमेशा क्षारकीय प्रकृति का होता है। मैंने आपको बताया था, यदि कोई धातु ऑक्साइड है तो उसकी प्रकृति जो होगी वो आपकी क्षारकीय प्रकृति होगी। यदि वह अधातु ऑक्साइड है, यदि वह अधातु ऑक्साइड है तो उसकी प्रकृति अम्लीय एवं उदासीन होगी। कैसी होगी? अम्लीय एवं उदासीन होगी। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है धातु ऑक्साइड को जब हम जल में घोलते हैं, यानी कि घोलने से क्या होगा जब घुलनशील धातु ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो ये जल के साथ क्रिया करके क्या बना देती है? क्षारक बना देती है। ऐसे ही आपके अधातु ऑक्साइड होते हैं, जब वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो अम्ल बना देती है। उदाहरण की यदि बात करें, जैसे सोडियम ऑक्साइड होता है Na2O, इसको हम सोडियम ऑक्साइड बोल रहे हैं, जल में घुलनशील है, जल में हमने इसको घोल दिया है, वास्तव में यह जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार बना देगा। ये हमारा क्या है? क्षार है। ये हमारा क्या है? जल है। और ये हमारा क्या है? धातु ऑक्साइड यानी कि सोडियम ऑक्साइड है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम धातु ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है क्षारकीय होती है, लेकिन जब हम उसको जल के अंदर घोलेंगे तो वो हमारा क्षारक बनाएगा, यानी कि क्षार बनाएगा। और उदाहरण की बात करें तो सोडियम ऑक्साइड है, जब हम उसकी जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर इसी में ये 2 दे रखा है, 20 पार्ट दे रखा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक, यदि गलनांक की बात करें और कथनांक की बात करें, उच्च क्यों होता है। देखिए, मैंने आपको जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन कराए थे तो उसमें आपको समझाया था कि गलनांक क्या होता है, कि जिस तापमान पर कोई वस्तु गलने लगती है उसे हम उसका गलनांक कहते हैं, और यदि किसी तापमान पर कोई वस्तु जमना स्टार्ट हो जाती है तो उसको कथनांक कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक और कथनांक क्यों होती है। देखिए, आयनिक यौगिक जो होती है धन आयन और ऋण आयनों से बनते हैं। क्या बताया मैंने कि आयनिक यौगिक जो होते हैं वो धन आयन और ऋण आयन के बने होते हैं और ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। विपरीत आवेश होने के कारण इनमें परबल आकर्षण बल होता है, क्योंकि धन आयन मतलब पॉजिटिव, ऋण आयन मतलब नेगेटिव, इनके अंदर विपरीत आवेश होने की वजह से ये अधिक परबल आकर्षण बल हो जाता है इनके अंदर, जिसे तोड़ने के लिए काफी अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। जैसे हम बात करते हैं उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड का यदि गलनांक की हम बात करें तो 800 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि जब हमारा तापमान 800 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो उस दौरान NaCl हमारा पिघलेगा। प्रश्न नंबर 2 में
धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है। देखिए कोई भी धातु जब वायु में दहन की जाती है यानी कि उसकी उपस्थिति में उसको जलाया जाता है तो वह धातु ऑक्साइड बनाता है। एक उदाहरण देना है, देखिए धातुओं को वायु में दहन करने से धातु ऑक्साइड बनता है और ये धातु ऑक्साइड आपको अभी अभी मैंने बताया था क्षारकीय प्रकृति का होता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जब हम वायु में दहन कराते हैं तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसके बाद कह रहा है कि धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण पर नोट लिखिए। देखिए ये जो चित्र दिखाया गया है ये हमारा विद्युत अपघटनी परिष्करण दे रखा है। इसमें ये वाली जो रोड है वो कैथोड है, ये वाली रोड जो है एनोड है, ये वाली कैथोड है, ये वाली एनोड है और इसके अंदर ये अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन है और ये हमारा जो बाहर दे रखा है ये हमारा टैंक दे रखा है। क्या दे रखा है? टैंक है। और जो ये अलग से बना हुआ ये एनोड पंख होता है। मैंने आपको बताया था कि एनोड पंख क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक बैटरी लगी हुई है जिसमें कुंजी है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते आ रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ। देखिए इसने बोला है कि हमें धातु का विद्युत अपघटनी परिष्करण करके बताइए। देखिए विद्युत अपघटन परिष्करण में धातु के लवणीय विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में एक बर्तन यानी कि बीकर में लिया जाता है। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि धातु का जो ये लवणीय विलयन दे रखा है उसको एक बर्तन यानी कि बीकर में लेंगे, उसमें थोड़ी सी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। पहला काम क्या है? इसको बीकर में लेंगे, दूसरा काम है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। अशुद्ध धातु की छड़ को बैटरी के धन ध्रुव से, ये अशुद्ध धातु है, ये जो वाइट दे रखी है ये अशुद्ध धातु है, इस पर क्या करेंगे हम, इसको हम एनोड यानी कि इस पॉजिटिव धन आयन से जोड़ेंगे और यहाँ पे लिख सकते हो धन ध्रुव के साथ जोड़ेंगे। तीसरा पॉइंट ये है। और शुद्ध धातु को एक पतली बैटरी की पत्ती जो ऋण ध्रुव के साथ जोड़ेंगे। देखिए जो अशुद्ध धातु है वो एनोड पे जुड़ेगी और जो शुद्ध धातु है वो कैथोड पे जुड़ेगी। इन दोनों छड़ों को विद्युत अपघटन में डालकर यानी कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। इन दोनों में क्या की जाएगी? विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी और विद्युत धारा प्रवाहित होने पर एनोड पर ऑक्सीकृत धातु ऑक्सीकृत होकर धातु आयनों में बदलने लगती है। क्या कह रहा है ये कि जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो एनोड पर, एनोड क्या होता है कि उसके आयन्स जो होंगे वे बदलने लगेंगे और वे विद्युत अपघटन में प्रवेश करेंगे। जितने धन आवेशित धातु के आयन विद्युत अपघटन में प्रवेश करते हैं उतने ही आयन अपचित होकर कैथोड पर धातु के रूप में जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं और ये प्रक्रम चलता ही रहता है और शुद्ध धातु एनोड से उतरकर कैथोड पर जमा हो जाती है और अशुद्धिया विद्युत अपघटनी में यानी कि जो ये विद्युत अपघटनी है अशुद्धिया जिसको हम एनोड पंख बोलते हैं क्योंकि वो एनोडीकरण के कारण ही निकलती है, तो इस प्रक्रम द्वारा हम धातु परिष्करण कर सकते हैं यानी कि तांबा धातु को इस विधि द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है। देखिए ये 1 बाय 1 ये एक आपका क्रियाकलाप की तरह है, इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है कि धातुओं के अम्लों से अभिक्रिया करने से क्या होता है। देखिए धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, बहुत ही बार हम बता चुके हैं, तो एक हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस निकलती है। देखिए जिंक हमारा धातु है, HCl हमारा अम्ल है। जब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और लवण बनता है। ये हमारा लवण है। देखिए धातु की स्क्रियता श्रेणी की बात करती है क्योंकि धातु जो है उसकी स्क्रियता श्रेणी में सबसे पहले आता है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है और सोना यदि हम बात करें तो सबसे कम क्रियाशील है। देखिए जो हाइड्रोजन से ऊपर दे रखे ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है,
जिनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से विस्थापित कर सकती है। लेकिन जो ये नीचे की तरफ कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना दे रखा है, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते, इसलिए वह रिएक्शन भी नहीं हो सकती। इसके बाद इस श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो अधिक क्रियाशील तत्व है, जो हाइड्रोजन से नीचे है वो कम क्रियाशील तत्व है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पेपर के अंदर पाया जाने वाला क्वेश्चन है धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए जो हमारी होम क्लासेज होती हैं उसमें टीचर्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देता है। देखिए धातु और अधातु की बात कर रहे हैं हम। धातु में सबसे पहले हम गुणों की बात करते हैं, संरचना कि धातु के बाह्यतम कोश में, धातु के बाह्यतम कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अधातुओं के बाह्यतम कोश में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम अवस्था की बात करें, पॉइंट नंबर 2 की बात करें, तो कक्षा यानी कि कक्ष ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर सभी धातुएं जो होती है ठोस होती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद कमरे के ताप पर अधातु जो होती है ठोस भी होती है, द्रव भी होती है और गैस भी होती है, ये तीनों ही अवस्था में पाई जाती है। घनत्व की बात करते हैं। देखिए अधिकांश धातुओं का घनत्व अधिक होता है और अधिकांश अधातुओं का घनत्व कम होता है। अघातवर्ध्यता की बात करें तो धातुएं अघातवर्ध्य यानी कि उनमें ऐसा गुण होता है जो जिसको धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, लेकिन अधातुएं भंगुर होती है, जब इन्हें पीटा जाता है तो ये वर्क नहीं बनाए जा सकते। इसके बाद 5वां पॉइंट है आपका तन्यता का, कि धातुओं में एक तन्य गुण भी होता है कि धातु को एक पतली लंबी तार के रूप में भी बनाया जा सकता है और अधातु तन्य नहीं होती और इनकी तारें नहीं खींची जाती। इसके बाद चालकता की बात करते हैं। अधिकांश धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है और अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है, परंतु हमारी ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो कि विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। कठोरता की बात करें, यदि हम कठोरता की बात करें तो यहाँ पे सभी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन सोडियम एवं पोटेशियम ये हमारी नरम धातु होती है। देखिए अधातुएं जो होती हैं चोट मारने पर अधातुएं जो होती है मधुर ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकती, यानी कि धातुएं कठोर होती है और अधातुएं कठोर नहीं होती। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, हीरा जो है एक अधातु है लेकिन सबसे अधिक कठोर अधातु माना जाता है। धात्विक गुण की बात करें तो धातुओं में धात्विक चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं दिखाई देती यानी कि चमकहीन होती है। लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो कि धातुओं के समान चमकती है। कठोरता की बात करें, सभी धातुएं कठोर होती है, जैसे हमने अभी बताया सोडियम पोटेशियम, इसका अपवाद है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम सबसे नरम धातु होती है। अधातुएं नरम होती है लेकिन हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। गलनांक और कथनांक की बात करें, धातुओं के गलनांक और कथनांक अधिक होते हैं लेकिन अधातुओं के गलनांक और कथनांक अधिक कम होते हैं। देखिए ये हमने जितनी भी पढ़े ये हमारे धातु और अधातु के हमारे भौतिक गुण थे। कौन से गुण थे? भौतिक गुण। अब हम धातु और अधातु के हम कौन से गुण पढ़ेंगे? रासायनिक गुण पढ़ेंगे। देखिए धातु और अधातु की यदि हम ऑक्साइडों की प्रकृति की बात करें तो धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। अभी हमने प्रश्न नंबर 1 में आपको बताया था कि धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, अधातुएं अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं।
धातुएं क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाती है जो कि विद्युत संयोजक यौगिक बन जाता है, लेकिन अधातुएं क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाती है जो कि सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। अपचायक धातुएं अपचायक होती है और अधातुएं उपचायक होती है। अपचायक और उपचायक आपको पता है, अपचायक में ऑक्सीजन की हानि होती है और इसमें ऑक्सीजन का लाभ होता है। अम्लों से क्रिया करके धातुएं हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और अधातुएं अम्लों से अभिक्रियाएं नहीं करती। इसके बाद आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों का वर्णन करना है प्रश्न नंबर 5 में कि आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों का वर्णन कीजिए। देखिए आयनिक यौगिकों के गुण धर्म है भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक प्राय ठोस और कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं क्योंकि उनके विपरीत आवेशित आयन मजबूती से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं और उनके विपरीत आवेशित आयन जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए इनके उच्च गलनांक कथनांक भी होते हैं और आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टूट जाते हैं। इसके बाद गलनांक की बात और कथनांक की बात करें तो ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि गलनांक और कथनांक बहुत ही अधिक होता है क्योंकि आयनिक यौगिक धन आयन और ऋण आयन दोनों बनने के कारण इनके बीच आकर्षण बल लगता है और उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं कथनांक इस प्रकार है। देखिए यदि हम NaCl की बात करें तो 1074 गलनांक और कथनांक की बात करें 1686 है। इस तरह हमारे बहुत सारे जैसे लिथियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो ये हमारे कथनांक और गलनांक है। तीसरा पॉइंट होता है आयनिक यौगिक घुलनशीलता। इसका पॉइंट है कि आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं और कार्बनिक विलायकों जैसे केरोसिन, पेट्रोल आदि में अविलय होते हैं। इसके बाद विद्युत चालकता की बात करें तो विद्युत चालकता के कारण यौगिकों के आवेशित कण गतिशील होने जरूरी है। यदि हम बात करें आयनिक यौगिक यदि ठोस और कठोर होंगे, ठोस एवं कठोर होंगे तो उनके आयन जो होंगे संतृप्त नहीं होंगे, तो इसलिए वे जो है विद्युत का चालन नहीं कराएंगे। यदि वे जलीय विलयन में हैं, यदि वे विलय के रूप में हैं तो उस अवस्था में वो विद्युत का चालन कराएंगे क्योंकि उनके अंदर जो आयन्स होंगे वे संतृप्त मात्रा में पाएंगे और आयन संतृप्त होते हैं तभी वे विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि धातुओं की विद्युत अपघटनी परिष्करण की विधि का वर्णन करना है और एक उदाहरण भी देना है। देखिए अभी हमने विद्युत अपघटनी परिष्करण प्रक्रम कराया था कि सब और यहाँ पे कॉपर का दिया हुआ है और हमने इससे पहले जैसे कि प्रश्न नंबर जो 2 पढ़ा था, 2 पढ़ा था, उसके अंदर आप देख रहे होंगे ये हमारा कॉपर का ही दे रखा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको हमारे यहाँ से दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं संचारण किसे कहते हैं और धातुओं को संचारित होने से बचाने की विधियाँ बतानी है। देखिए धातुओं का वायु, नमी या रसायनों की क्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होना या कमजोर होना संचारण कहलाता है। धातुओं को संचारित होने से बचाने के लिए हम सबसे पहले पेंट करते हैं क्योंकि धातुओं पर पेंट करके इन्हें संचारण से बचाया जा सकता है। इसलिए स्टील, फर्नीचर, लोहे के पुलों, रेलगाड़ियों के डिब्बों, बसों और ट्रकों की सतहों पर पेंट किया जाता है। इसके बाद ग्रीस लगाना, तेल या ग्रीस की परत वायु और नमी से धातुओं को संपर्क से समाप्त करके उनके संचारण को रोकती है और आयरन के औजार, कैंची, चाकू आदि पर ग्रीस लगाकर रखा जाता है ताकि उन पर जंग ना लगे। इसके बाद है यशद लेपन। यह भी लोहे को जंग से बचाने की एक विधि होती है। इस विधि में लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है और लोहे की चादरों, बाल्टियों, ड्रमों को संचारण से बचाने के लिए उन पर यशद लेपन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत लेपन की कि इस विधि द्वारा लोहे और स्टील पर टीन
यानी कि कलई बोलते हैं जिसको, या क्रोमियम जैसी धातुओं की परत चढ़ा दी जाती है। क्यों चढ़ा दी जाती है? संक्षारण से बचाने के लिए, क्योंकि ये स्वयं संचारित नहीं होती। इसके बाद लास्ट पॉइंट है मिश्र धातु बनाना। कुछ धातुएं जब अन्य धातुओं के साथ मिलाई जाती है तो संक्षारण की प्रतिरोधी हो जाती है। जैसे कि लोहे को जब हम क्रोमियम और निकल के साथ मिश्रित करते हैं तो वह खुद ही उसको संक्षारित होने से बचा देती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 की एक प्रयोग दोबारा समझाइए कि लोहे के संक्षारण के लिए वायु जल दोनों की आवश्यकता होती है। कैसे? देखिए, 3 प्रकनली ए, बी और सी लेकर उसमें एक में स्वच्छ लोहे की कील डाली। प्रकनली ए में कुछ कैल्शियम क्लोराइड, प्रकनली बी में उबलता हुआ पानी 1 ml तेल मिलाकर भरे और सी में प्रकनली में कुछ सामान्य जल भरे। तीनों प्रकनली को चित्र अनुसार कोर्क से बंद कर दीजिए। 4 दिन बाद हम अवलोकन करेंगे। हम देखते हैं कि ए और बी प्रकनली में लोहे की कीलों पर जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन्होंने बताया है कि प्रकनली ए में कुछ निर्जली कैल्शियम क्लोराइड है, दूसरे में उबलता हुआ आश्वित जल डालकर उसमें तेल डाल दिया गया है। तो हमें ये पता है कि प्रकनली ए में जल और बी में वायु नहीं थी, जबकि सामान्य जल वाली प्रकनली सी में रखी कील पर जंग लगता है, क्योंकि इस कील को जल और वायु दोनों मिल जाते हैं। तो लोहे पर जंग लगने की स्थिति की जांच यदि हम करें तो उस पर देखते हैं कि जो प्रकनली ए और प्रकनली बी है उसमें वायु रोधी होने के कारण उसमें जंग नहीं लगा, लेकिन जो हमारी प्रकनली सी है उसमें जंग लग जाता है। इसके बाद मिश्र धातु किसे कहते हैं और मिश्र धातु को बनाने के क्या उद्देश्य है? देखिए, 2 या 2 से अधिक धातु एवं अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। यदि मिश्र धातु में एक धातु पारा हो और उससे कोई अलॉय बनाया जाता है, यानी कि मिश्र धातु बनाई जाती है, तो उसको हम अमलगम कहते हैं। और मिश्र धातु बनाने के उद्देश्य है कि कठोरता बढ़ाने के लिए। देखिए, लोहे में कार्बन की मात्रा मिलाकर स्टील बनाया जाता है जो लोहे से अधिक कठोर हो जाता है। जैसे सोने में तांबा या चांदी मिलाने से उसकी कठोरता अधिक हो जाती है। शक्ति बढ़ाने के लिए जैसे इस्पात, ड्यूलेरियम आदि मिश्र धातु कठोर होने के कारण शक्तिशाली भी हो सकती है। संक्षारण से रोकने के लिए स्टेनलेस स्टील से बनी वस्तुओं पर जंग कभी नहीं लगता। और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए तांबा और कलई से बनाई गई मिश्र धातु बेल मेटल के रूप में काम आती है। वो अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करती है। गलनांक कम करने के लिए, क्योंकि फ्यूज तार शीशा और टीन से बनी होती है और जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है। और रंग में परिवर्तन, तांबे और एल्यूमिनियम से बनी एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज ये मिश्र धातु की होती है जिनका रंग सुनहरा होता है। देखिए, जो हमारी रंग परिवर्तन है वो हम किस लिए करते हैं? सुंदरता दिखाने के लिए करते हैं। इसके बाद एक सारणी की सहायता से कुछ मिश्र धातु है, जैसे कि इस्पात की बात करें तो आयरन और कार्बन इसके अंदर होता है। आयरन का अनुपात 98.5 यानी कि 98.5% है। कार्बन का इसमें 0.5 से लेके 1.5% है। इसमें कठोर और ये मजबूत हो जाता है। पुलों और वाहनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसमें आयरन, निकिल और क्रोमियम होता है। आयरन 82 से 88% होता है, निकिल और क्रोमियम 11.5 से 18% होता है। ये कठोर और जंगरोधी होता है। सर्जिकल उपकरण, चाकू, बर्तन के जो चाकू होता है या बर्तनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। पीतल की बात करें तो कॉपर और जिंक इसके अंदर होता है। आघातवर्धनीय बनाने के लिए, संक्षारण प्रतिरोधी बनाने के लिए बर्तन बनाए जाते हैं, पेंच बनाए जाते हैं, ठीक है, और नट बनाए जाते हैं, बोल्ट वगैरह बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका कांसा। मजबूत करने के लिए हम कांसे का उपयोग करते हैं। कॉपर और टीन इसमें मिलाई जाती है। जैसे मूर्तियाँ, सिक्के और पदक जो हमारे सम्मान के तौर पर दिए जाते हैं उनको बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं कि अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों का
आरेख बनाइए। देखिए अयस्क जो होती है, ये हमने एक डायग्राम दे रखा है, एक में उच्च अभिक्रियाशील, इसके अंदर एक उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती है, एक मध्यम क्रियाशील धातुएं होती है और एक निम्न क्रियाशील धातुएं होती है। जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है उसका गलित धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। मध्य अभिक्रियाशील धातुएं जो होती है उसमें कार्बोनेट अयस्क जिससे हम निस्तापन में प्रयोग करते हैं, और एक में सल्फाइड होता है जिसमें भर्जन का उपयोग करते हैं। ये दोनों प्रोसेस होने के बाद धातु का ऑक्साइड तैयार मिल जाता है। धातु के अंदर फिर हम अपचयन कराते हैं, अपचयन के बाद धातु का शोधन प्राप्त होता है। निम्न क्रियाशील में सल्फाइड अयस्क होते हैं, भर्जन करेंगे, धातु प्राप्त होगी और उसका पृथक्करण करेंगे। ये हमारे चरण हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ हमारे पास क्रियाकलाप दे रखी है, एक्टिविटीज दे रखी है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये बताना है क्रियाकलाप नंबर 1 में कि धातुएं जो होती हैं वे ऊष्मा की सुचालक होती है। कैसे? यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि एक एल्यूमिनियम की तार या तांबे की तार लेनी है, क्लैंप की सहायता से उसे स्टैंड में फिट कर देना है। इसके बाद तार के संतृप्त सिरे के पास मोम की सहायता से पिन चिपका देनी है और तार को स्प्रिट लैंप की सहायता से स्टैंड के पास गर्म करें। इस समय मोम पिघलने से पिनें गिरती जाती है, तो धातु जो होती है ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, यानी कि वो हट जाती है। प्रश्न नंबर 2 में धातुएं विद्युत की चालक होती है, इसमें भी बताना है कि जैसे कि आपने देखा चित्र के अनुसार परिपथ हमने एक तैयार कर लिया है। ए और बी बीच के धातु की तार है, ए जो ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये तार है। स्विच ऑन करें, बल्ब को देखिए, जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है बल्ब जलने लगता है, यानी कि यदि ऑब्जर्वेशन की बात करें तो बल्ब जलने लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातुएं विद्युत की चालक होती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि धातु और अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइडों की प्रकृति बनाती है। हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, प्रश्न नंबर 1 में भी एक्सप्लेन किया कि धातुएं क्षारकीय प्रकृति की होती है और अधातुएं अम्लीय और उदासीन प्रकृति की होती है। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन और सल्फर पाउडर लेना है, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है और इसके जलने पर जो सफ़ेद पाउडर प्राप्त होता है उसे जल में घोले और इस प्रकार सल्फर को जलाए और उत्पन्न गैस को एक परखनली में इकट्ठा कीजिए। परखनली में थोड़ा सा पानी डालें, उसे हिलाएं। मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर सल्फर के जलने से उत्पन्न गैस के जलीय विलयनों को नीले और लाल लिटमस पत्रों के साथ परीक्षण कीजिए। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर है उसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और गैस का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये है धातु ऑक्साइड, ये हमारा कैसा लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो उसका प्रकृति हमने आपको बताया था, लाल लिटमस से जब नीला हो जाता है तो वो क्षार बनता है। क्या बनता है? क्षार बनता है। लेकिन जो नीले से लाल होता है, नीले से लाल होता है वो हमारा क्या बनता है? अम्ल बनता है। तो धातु ऑक्साइड क्षार के प्रकृति के होते हैं, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया को दर्शाना है। धातु मैग्नीशियम, आयरन, तांबा आदि धातुओं के नमूने लेने हैं। एक बीकर में जैसे कि ठंडा पानी लेकर धातुओं के अलग अलग नमूनों को लेकर उसमें डाले, देखें कि कौन सा नमूना ठंडे जल से क्रिया करता है और कौन सा नहीं करता। देखिए अब एक अन्य बीकर में जल लेकर उसे गर्म कीजिए और उसमें धातु के कुछ नमूने डालिए। तो उसमें भी यही देखना है कि कौन सा धातु के साथ क्रिया करता है, कौन सा धातु के साथ क्रिया नहीं करता। तो जो धातु गर्म जल से क्रिया नहीं करती उसके लिए दी गए चित्र की तरह उपकरणों को व्यवस्थित कीजिए और भाप के साथ उसकी अभिक्रिया को प्रेक्षित कीजिए। देखिए ये भी देखिए कि कौन सी धातु भाप के साथ क्रिया नहीं करती। तो यहाँ पे सोडियम धातु ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करता है और आग भी पकड़ लेता है, जबकि अधातुएं जो होती है वे ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती। जो नमूने ठंडे पानी के साथ क्रिया नहीं करते उन नमूनों में केवल मैग्नीशियम धातु गर्म जल के साथ क्रिया करती है, आयरन धातु केवल भाप के साथ क्रिया करती है और तांबा जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। देखिए सोडियम जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम जो है वो हमारे गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है,
जो आयरन लोहा जो है वो भाप के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और यहाँ पे देखिए कॉपर जो है वो हमारा जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता। क्योंकि इस क्रियता श्रेणी में जब हमने देखा था कि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील तत्व है, तो वह उसको उसकी जगह से विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए यह अभिक्रिया हमारी नहीं हो सकती। तो धातुओं की क्रियाशीलता एक समान नहीं होती। कुछ धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती है, तो कुछ धातुएं अभिक्रिया ही नहीं करती। इसके बाद धातुओं की अभिक्रिया को अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ दर्शाना है कि धातुओं की अभिक्रिया धातु लवणों के साथ। देखिए धातु ये यहाँ पे देखिए सबसे पहले आयरन लोहा एक धातु है, ये कॉपर सल्फेट लवण है। जब हम इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो धातु सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, वो उसको उसकी जगह से विस्थापित कर देगा। देखिए इसके बाद क्यों कर देगा यहाँ पे भी बताया, एक अधिक क्रियाशील धातु एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है, जबकि कम क्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु का उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं करती। तो हमने ये जो अभिक्रिया देखी, ये आयरन जो था अधिक अभिक्रियाशील था और यहाँ कॉपर आयरन से कम क्रियाशील है, तो वो आयरन को वहाँ से नहीं हटा सकता। इसके बाद हम बात करते हैं आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में कुचालक होते परंतु जलीय अवस्था में सुचालक होते। देखो मैंने आपको बताया था कि जो आयनिक यौगिक होते हैं यदि वे ठोस अवस्था में हैं तो उनके आयन जो ऋणायन और धनायन हैं वे संतृप्त नहीं होंगे, लेकिन जलीय विलयन में उनके आयन जो होते हैं ऋणायन और धनायन संतृप्त अवस्था में होती है। यदि संतृप्त अवस्था में होंगे तो वह धातु के अच्छे सुचालक होंगे, यदि वह संतृप्त अवस्था में नहीं होंगे तो वे धातु के कुचालक होंगे। देखिए इसमें यही बताया गया है कि जो आयनिक यौगिक जो होते हैं वे ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। क्यों करते हैं वो मैंने आपको रीजन बताया कि जो संतृप्त होंगे, जो आयन संतृप्त होंगे, आयन केवल जलीय विलयन में ही संतृप्त होते हैं, इसलिए वह जलीय विलयन में विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। देखिए हमने जितने भी दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न बनते थे वह हमने आपको अभी आज की इस क्लास में कराए। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने ही क्लास की जो क्लास 10th के अंदर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आने वाला कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।